Good afternoon, class. We are going to continue with chapter 16, कोल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल है, ठीक है। इसको रिफाइन किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसको रिफाइन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। इसमें काफ़ी फ्रैक्शंस बनाए जाते हैं 5 to 6, ठीक है। सबका डिफरेंट टेम्परेचर होता है और अपने टेम्परेचर पे जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है एंड अदर सब्सटेंस जो होते हैं इंटरमिक्स होते हैं, वो अपने टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट पे आकर फिर ऑटोमेटिक जो है वो मतलब इवेपोरेट होके सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक्चुअली ये फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। ये भी अतिकृष्ट में मिलता है, तो ये पेट्रोलियम के ऊपर मिलता है, मैंने आप लोगों को बताया था। नीचे वाटर होता है क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है वो वाटर से कंपैरिजन में लाइट होता है, तो नीचे वाटर होता है, ऊपर पेट्रोलियम। उसके सबसे ऊपर जो है नेचुरल गैस मिलता है जब भी ड्रिलिंग करा जाता है अर्थ क्रस्ट के, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली मेथेन होता है और इसका यूज जो है वो इंडस्ट्रियल फ्यूल और डोमेस्टिक फ्यूल में भी किया जाता है। नेक्स्ट है एक सीएनजी, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। ये मोटर फ्यूल है, ठीक है। ये काफ़ी क्लीन होता है, इसमें बिल्कुल पोल्यूशन कॉज नहीं करता और इसको जो है गैस फील्ड में डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। नेचुरल गैस जो होता है ये इसका यूज केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने में भी किया जाता है। ये एक्चुअली डिकम्पोज इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग। अगर जो मेथेन है, जो नेचुरल गैस है, इसको अगर काफ़ी तेज़ी से गर्म कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जाए, तो ये डिकम्पोज हो जाता है कार्बन और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन जो होता है वो अमोनिया के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल होता है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स जितने भी हुए उसमें हाइड्रोजन जो है वो एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है, उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट। When the rising population growth of cities and industries, our requirement for energy has increased. Manhole tractors, tube wells have become the backbone modern agriculture. A large amount of energy required for food processing industry, domestic consumption is also, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप देखेंगे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, पॉपुलेशन आजकल बढ़ती ही जा रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग डे बाय डे। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर यूटिलाइज, देखिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रांसपोर्ट भी तो यूज होता है, तो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, तो रिक्वायरमेंट भी होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड एज वेल एज बाय आर ओन कंट्री ऑल्सो, ठीक है। वर्ल्ड में भी और फॉसिल फ्यूल से काफ़ी मतलब फ्यूल्स रेडी किए जा रहे हैं। नाउ मोर देन 75% वर्ल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट आर द मेड बाई फॉसिल फ्यूल, ठीक है। 75 लगभग रिक्वायरमेंट फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू उसको कंप्लीट किया जा रहा है। वेयर एज पेट्रोल अलोन मीट्स ओवर 30% ऑफ द वर्ल्ड वाइड एनर्जी। जो पेट्रोल है वो केवल 30% से तक ही रिक्वायरमेंट है, बट ये जो है 75 है। इन इंडिया कोल मीट्स अबाउट 65, इसमें जो है कोल का 65% रिक्वायरमेंट है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस क्रॉप रेजिड्यू एंड कैटल डंग विच हैज़ नॉन कमर्शियल यूटिलाइजेशन, ठीक है। जो आपका ये क्रॉप रेजिड्यू बचता है, क्रॉप रेजिड्यू का जो ये मतलब कि इसके डंठल वगैरह जो बचते हैं, स्टेम वगैरह जो बचता है, उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है। बहुत कम लोग इसकी डिमांड करते हैं और जो कैटल डंग होता है उसको भी यूज़ नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन। जब बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जब डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म आर प्रेजेंट रेट ऑफ यूटिलाइजेशन और फॉसिल फ्यूल इन मच फास्टर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है फॉसिल फ्यूल जो है वो बनने में काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेता है बनने में, ठीक है। और अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसको बहुत ज़्यादा अगर यूटिलाइज़ करेंगे, ओवर यूटिलाइज़ करेंगे, तो व्हाट विल बी रिजल्ट, रिजल्ट विल बी दिस कि प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स कैम अक्रॉस होंगी। देन उस टाइम फिर क्या होगा कि पैरामीटर ही नहीं होगा, कि हम एक्यूरेट पैरामीटर निकाल ही नहीं पाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल हमारे पास अवेल हो, तो हम लोगों को क्या करें, सप्लाई कर पाएँ, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में। इट विल बी प्रॉब्लमेटिक ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी, ठीक है। नाउ रेट ऑफ यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मच फास्टर इन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डोंट हैव, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं वर्ल्ड में, सभी के पास इक्वल रिजर्वेस नहीं है, रिजर्व ऑफ फ्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा नीड है, तो वहाँ जैसी सप्लाई है वहाँ उसको
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना पड़ता है। इंडिया इज़ रिच इन कोल रिजर्व बट डजंट हैव सफिशिएंट पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया में कोल रिजर्व्स तो हैं बट पेट्रोलियम नहीं है। ठीक है, तो हमें इन सब जितने भी ऐसे फोसिल फ्यूल्स जितने भी हैं, हमें इनका जितना हमें नीड हो, हमें केवल नीड के अकॉर्डिंग ही इसका यूज़ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है, बिगनिंग में आपने पढ़ा भी है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल नेचर होते हैं। इनको बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। तो हमें इनका ओवर यूज नहीं करना चाहिए, हमें इनका यूज जुडिशली करना चाहिए, ताकि पॉसिबिलिटीज जो है वो एनर्जी की क्रिसिस रहे, फ्यूचर में बनी रहे। नेक्स्ट है टू मेजर कंसिक्वेंस ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, एग्जॉशन और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, जितना ज़्यादा ओवर फालतू का अननेसेसरी जब यूज करेंगे तो बचेगा नहीं, दूसरा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जुडिशरी यूज ऑफ एनर्जी, जुडिशरी यूज करना चाहिए, जब नीड हो तभी उसको यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनको 1 किलोमीटर पे भी जाना है कहीं, तो दे आर गोइंग विद कार लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, आप एनर्जी यूज करो, आप बाइसिकल भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम एनर्जी का क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके क्लास, we should try to make use non renewable energy resources to meet our energy required। जैसे जो दूसरी यूज में ये भी है कि आप सोलर एनर्जी को जितना हो सके यूज करिए, हाइड्रो एनर्जी को यूज करिए। तो इस तरह से अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल जितनी है वो लगभग हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्यूचर सस्टेन करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम उसको सेव कर पाएंगे। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, wise and economic use of energy resources is called conservation of energy। certain suggestion for conservation are given below। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होम में, ऑफिसेस में, स्कूल, हॉस्पिटल्स में जो होते हैं, तो हमें उनको जब हमारी नीड हो तभी हमको उसको ऑन करना चाहिए, अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए, उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, और सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी हैं, सोलर कुकर है, सोलर हीटर है, अदर अप्लायंसेस जितने भी दैट विल कैन रन बाय सोलर एनर्जी शुड बी एनकरेज्ड। हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, ईच एंड एवरी पीपल को। ओके, नाउ बाय दिस प्रोसेसेस वी ऑल्सो कंजर्व द एनर्जी। नाउ नेक्स्ट वन इज whenever we wherever possible and power should be wind power should be generate। मैंने अभी आप लोगों को बताया, विंड पावर को जनरेट करके या हाइड्रो पावर को जनरेट करके हमें उनका भी यूज करना चाहिए। इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी हम उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के लिए टाइडल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, पेट्रोल डीजल शुड बी सेव्ड वाइल ड्राइविंग बाय द प्रॉपर्ली मेंटेनिंग वेल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके जो बाइक होता है या उनका जो व्हीकल होता है उसमें से पॉल्यूशन होता रहता है, लेकिन वो पॉल्यूशन चेक कभी नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को भी वो मतलब कि लेता है। तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, एक तो आपकी गाड़ी ख़राब है तो आप एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, सेकंड थिंग कि आप एनर्जी को एक्स्ट्रा अमाउंट में अननेसेसरी यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने व्हीकल्स को मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन से भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, पॉल्यूशन को भी, और पेट्रोल डीजल जो भी एनर्जी आप यूज कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो बैम्बू वगैरह, जो बैम्बू ग्रास, लॉन्गेस्ट ग्रास होती है, तो इन सबको या अनदर प्लांट जो होते हैं उनको किया जाता है कि एक मतलब कि कंटेनर टाइप का बनाया जाता है, और फिर उसमें क्या किया जाता है, वाटर फिल करके फिर उसमें वो सारा डाल दिया जाता है, जो भी उसका स्टम वगैरह होता है। ठीक है, तो वो सब डालने के बाद फिर उसको काफ़ी टाइम तक उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छे से पल्प बना सकें। पल्प बनाने के बाद फिर क्या होता है, ये एक सॉफ्ट एंड स्पंजी पार्ट हो जाता है ट्री का। देन फिर क्या होता है कि एक फार्म ट्री होता है, तो वहीं से मतलब हार्वेस्ट करके लिया जाता है। द सेकंड सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग पेपर, रिसाइकल्ड फाइबर, बहुत सारे फाइबर्स लिए जाते हैं। मोर एंड मोर पेपर रिसाइकल्ड एवरी ईयर बाय यूजिंग इट सेलुलोज फाइबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम। ठीक है, तो इसका एक्चुअली जो इसमें जो प्लांट होता है उसका जो सेलुलोज फाइबर होता है उसी से ये बनाया जाता है।
ये उसी का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो पेपर को मतलब जो वेस्ट पेपर है उनको कैसे रिसाइकल किया जा सकता है आप यहाँ देख सकते हैं। अगर पेपर को आप रिसाइकल कर रहे हैं तो आप ट्री को शेप कर सकते हैं। एक तो पेपर ट्री से कैसे आप पेपर बनाते हैं, तो ऐसे पल्प वगैरह बनाने के बाद फिर उनको फार्म में डाला जाता, मतलब फ्रेम वगैरह होता है उसमें डाला जाता है, और कलर जो है उसमें से उसको क्लीन बनाने के लिए, जैसे रफ पेपर थोड़ा डर्टी टाइप का होता है, लेकिन जो नोटबुक वगैरह होती हैं इनके फेयर पेजेस होते हैं, तो केमिकली उनको कलर जो है वो मतलब रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फेयर पेजेस आ जाते हैं। नाउ पेपर रिसाइकलिंग, अगर पेपर रिसाइकलिंग आप कर रहे हो तो पॉल्यूशन एक तो मिनिमाइज कर रहे हो, सेकेंड थिंग आप ट्रीज को क्या कर रहे हैं, शेव किए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो पेपर की प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और वेस्ट मटेरियल का जो है जितने यूज पेपर हैं वो भी इधर उधर जो है मतलब फेंके नहीं जाएंगे, जलाए नहीं जाएंगे। अगर उनको स्क्रैपर्स के पास सेल कर रीसेल कर दिया जाए, तो इस तरह से पेपर की रिसाइकलिंग हो सकती है। यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट शॉर्टनिंग किया जाता है इसमें, ठीक है, और उसके बाद पल्प बनाया जाता है। पल्प वही कि मतलब केमिकल वगैरह उसमें डाल के, वाटर गर्म वाटर होता है उसमें सारा पेपर डाल के फिर कुछ टाइम तक पड़ा रहता है, वो अच्छे से उसमें कंप्लीटली जो है पूरी तरह से भीगा रहता है। तो उसके जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं वो उसमें से निकाले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से देन फिल्टरिंग किया जाता है, डेंकिंग किया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, और उसमें कुछ ऐसे कलर वगैरह डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है रोलिंग एंड ड्राइंग, फिर उसको रोल करके और फिर अच्छे से स्प्रेड ऑन कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, जिससे प्लाईवुड का प्लाई फैलाया जाता है वैसे ये भी, और अच्छे से सुखा लिया जाता है। इस तरह से पेपर जो होते हैं रेडी हो जाते हैं। रिसाइकलिंग ड्यू टू वेस्ट रिडक्शन, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप रिसाइकलिंग करते हैं तो जो वेस्ट है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्पोजल वगैरह होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह के मटेरियल्स होते हैं, तो आप उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप वेस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ओके क्लास, नाउ वी आर फिनिशिंग द टॉपिक।